भारतीय संस्कृति के अगले अध्याय में आपका स्वागत है। इसमें आज हम भारतीय समाज पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद हम बात करेंगे भारतीय समाज के दो बहुत महत्वपूर्ण अंगों की, जो है परिवार एवं विवाह। भारतीय समाज समम अजन्ति जनाः यस्मिन् स समाजः, अर्थात सब लोग जिसमें साथ मिलकर रहे वह समाज है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसकी इकाई है। शरीर के विभिन्न अंगों की तरह समाज के सदस्यों के बीच भी तालमेल होता है। पारंपरिक कर्तव्यों का पालन ही समाज का मुख्य आधार है। सबकी उन्नति के लिए अपनी अपनी शक्तियों को अर्पण करने का भाव इसकी जीवन शक्ति है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतः जीवन संघर्ष में समय समय पर आने वाली आवश्यकताओं के अनुसार धीरे धीरे मनुष्य संगठित होते हुए सामाजिक जीवन का निर्माण कर सका। देश व समय के अनुसार विभिन्न परंपराएं प्रारंभ हुई तथा सामाजिक संस्थाओं का जन्म हुआ। मानव जाति ने विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस, प्रथाओं यानी ट्रेडिशंस एवं व्यवस्थाओं यानी ऑर्गेनाइजेशंस का विकास करके ही अपनी संस्कृति का निर्माण किया है। तो जैसा कि हमने देखा कि मनुष्य के संगठित होकर समाज बनाने के कारण इस प्रकार हैं। सदस्यों में समन्वयता, पारंपरिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जीवन संघर्ष की आवश्यकताओं के कारण और मानव उन्नति के लिए। आत्मस्वरूप की खोज करना ये ही प्राचीन भारत के जीवन, संस्कृति एवं सामाजिक आदर्शों को नियमित करने वाली प्रमुख विचार शक्ति रही है। इसी विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक विशेष प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तथा आध्यात्मिक भावनाओं को बढ़ाने वाली संस्थाओं को महत्व दिया गया। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य मानव हित है, यानी त्रिवर्ग को पूर्ण करते हुए परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में इन संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं वर्णाश्रम धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, विभिन्न संस्कार व नियम, ग्रामीण पंचायतें तथा जनतंत्रीय संस्थाएं। हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा सामाजिक संबंधों, स्थितियों एवं कार्यों को निर्धारित करने के लिए उत्तम संरचना बनाई गई थी, जिससे भारत में सामाजिक संगठन की स्थापना हुई। भारत की राज्य व्यवस्था धर्म व राजनीति की दृष्टि से संतुलित थी। तो अभी हमने देखा कि प्राचीन काल में भारतीय समाज के निर्माण हो जाने से जो उद्देश्य प्राप्त हुए वे हैं आध्यात्मिक भावनाओं को बढ़ावा, पुरुषार्थ प्राप्ति द्वारा मानव हित का उद्देश्य, भारतीय संस्कृति को बनाए रखना और सामाजिक संबंधों, स्थितियों और कार्यों को निर्धारित करना। आधुनिक युग में आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थाओं व मूल्यों के कारण नई सामाजिक व्यवस्था व नए सामाजिक मूल्यों यानी सोशल वैल्यूज की स्थापना हो रही है। इस समय बहुत आवश्यक है कि पुरानी परंपराओं के मूल्यों को बनाए रखकर सामाजिक संगठनों को इस प्रकार आधुनिक बनाया जाए कि व्यक्तिगत यानी पर्सनल व सामाजिक जीवन यानी सोशल लाइफ में तालमेल बना रहे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन संगठनों की चर्चा आगे की जा रही है। परिवार हमारे भारतीय समाज का बहुत ही अहम हिस्सा है। तो आइए इसके पुराने व आधुनिक रूप के बारे में कुछ जानें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास में परिवार का बहुत अधिक योगदान रहा है। सामाजिक संस्थाओं में यह सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संस्था है। पूर्व वैदिक पारिवारिक जीवन बहुत सरल और सहज था। ज्यादातर पितृ व
पितृवंशीय परिवार होते थे और मातृवंशीय परिवार कुछ ही जगहों पर पाए जाते थे, जैसे मालाबार के नायरों व द्रविड़ों में। खासी व गारो जातियों में आज भी यह व्यवस्था पूर्ण रूप से मिलती है। वैदिक युग में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली की परंपरा थी, जिसमें 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। अथर्ववेद में संयुक्त परिवार का साफ वर्णन है। इस तरह के परिवार में रहने से सदस्यों में सहयोग, त्याग तथा अनुशासन की भावना अपने आप ही आ जाती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती थी। भारत में पारिवारिक संबंधों का आदिकाल से बहुत महत्व रहा और पारिवारिक तथा सामाजिक एकता भारतीय मानव जीवन में समन्वयता और मिलजुल कर रहने के कारण है। इस युग में घर का सबसे बड़ा व्यक्ति ही घर का मुखिया होता था और उसकी देखरेख में सभी सदस्य प्यार और सहयोग पूर्वक रहते थे। घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती थी परिवार का भरण पोषण व रक्षा करना। परिवार में माता का भी कम महत्व नहीं था। उनका परिवार के निर्माण व समृद्धि में मुख्य योगदान होता था। वेदों में माता को श्रेष्ठ गुरु भी कहा गया है। परिवार में माता पिता दोनों का ही उच्च स्थान होता था और सभी सदस्य उनको पूरा सम्मान देते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली होती थी, उनकी विशेषताएं थी। 3 पीढ़ियां साथ रहती थी। घर का सबसे बड़ा व्यक्ति घर का मुखिया होता था। घर के मुखिया की जिम्मेदारी परिवार का भरण पोषण और उसकी रक्षा थी। परिवार में माता का भी बहुत महत्व होता था। माता पिता दोनों का ही उच्च स्थान था व दोनों को ही सम्मान दिया जाता था। परिवार में पति पत्नी दोनों का समान पद होता था। वह ऋग्वेद में दंपति शब्द दोनों की स्वामित्व की ओर इशारा करता है। पति पत्नी दोनों मिलकर हर धार्मिक कार्य को पूरा करते थे और आने वाली पीढ़ी में उत्तम गुणों का विकास करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते थे। भारतीय परिवार में पतियों की पत्नियों पर प्रभुता मानी जाती थी, क्योंकि पुरुष अधिक शक्तिशाली था। पुरुष परिवार का पोषक व रक्षक था। स्त्री में समर्पण की भावना यानी सबमिसिवनेस थी। स्त्री आर्थिक रूप से पति पर पूर्णतया आश्रित यानी डिपेंडेंट थी। संयुक्त परिवार में पति पत्नी का समान पद तो होता ही था, फिर भी पतियों का पत्नियों पर प्रभुत्व यानी अपर हैंड था, क्योंकि पुरुष अधिक शक्तिशाली था। पुरुष परिवार का पोषक और रक्षक था। स्त्री में समर्पण की भावना थी और स्त्री आर्थिक रूप से पति पर पूरी तरीके से आश्रित हुआ करती थी। परिवार में पुत्री की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्व था। ऋग्वेद में भी देवताओं से पुत्र की कामना की गई है। पुत्र को वंश का बीज व आधार कहा गया है। पुत्र जन्म की कामना स्वाभाविक थी, क्योंकि समाज में ज्यादा युद्ध होने के कारण, पितृ ऋण से उऋण होने के लिए, धार्मिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए व परिवार के पोषण व रक्षा के लिए। इस सब के बावजूद पुत्री पूरी तरह उपेक्षित नहीं थी और मनु के अनुसार पुत्र के ना होने पर उसे ही उत्तराधिकारिणी यानी सक्सेसर माना जाता था। प्राचीन भारत में बड़े भाई का भी बहुत महत्व था। पिता के ना होने पर उसे ही पिता समान माना जाता था। धार्मिक कार्यों को पूरा करने का व राजपद का अधिकार उसी का होता था। उत्तर वैदिक युग में संयुक्त परिवार की परंपरा होते हुए भी पुत्र द्वारा अलग होने के कई उदाहरण मिलते हैं। जैसे जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार अभिप्रतारण के 4 पुत्रों ने उनकी वृद्धावस्था में संपत्ति के बंटवारे की मांग की। वह मनु के पुत्रों ने भी उन्हीं के जीवन काल में उनकी संपत्ति का बंटवारा करा लिया। आर्थिक कारण से संयुक्त परिवार की प्रथा प्रभावित हुई। पहले कृषि व पशुपालन ही जीविका के मुख्य साधन हुआ करते थे।
सामूहिक श्रम से सामूहिक संपत्ति और सामूहिक संपत्ति का मिलजुल कर उपयोग आसान था। धीरे धीरे नए व्यवसायों जैसे वाणिज्य, शिल्प, व्यापार आदि के कारण व्यक्तिगत श्रम से धन अर्जित होने लगा, जिससे स्वतंत्र अधिकार की भावना का पैदा होना स्वाभाविक था और इसी भावना ने परिवार के सदस्यों को अलग अलग रहने के लिए प्रेरित किया होगा। वर्तमान युग में तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था करीब करीब पूर्ण रूप से टूट गई है और उसके कई कारण हैं। वर्तमान युग में संयुक्त परिवार टूटने के कारण इस प्रकार हैं: औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, मकानों की समस्या, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, स्त्रियों की आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य यानी वेस्टर्न शिक्षा व संस्कृति का प्रभाव। अतः शहरों में एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिलीज ही मिलते हैं और भारतीय समाज को इससे उत्पन्न कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी के साथ परिवारों का महत्व भी घटता जा रहा है और इसके कारण पहले डिस्कस किए गए संयुक्त परिवार टूटने के कारणों में से ही है, यानी स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, बदलते हुए जीवन मूल्य व पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आजकल परिवार के सदस्य हर रिश्ते को हानि लाभ से तौलते हैं, जबकि रिश्ते भावनात्मक आधार यानी इमोशनल लेवल पर बनते हैं व कायम रहते हैं, न कि भौतिक आधार पर। अथर्ववेद के अनुसार भी परिवार के सदस्यों में एक आंतरिक समझदारी यानी एक इंटरनल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत आवश्यक है। अब तो धीरे धीरे पश्चिमी व अन्य देशों को परिवार की अहमियत का आभास होने लगा है और इसी कारण वर्ष 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष यानी वर्ल्ड फैमिली ईयर के रूप में मनाया गया। विवाह की चर्चा किए बिना परिवार के विषय में चर्चा अधूरी है, क्योंकि विवाह ही परिवार बसाने की तरफ पहला कदम है। मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और जैसी हमने पहले भी चर्चा की थी, इसी के कारण परिवार की उत्पत्ति हुई। जीवन को सुंदर, आनंदमय और पूर्ण बनाने के लिए एक जीवन साथी की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने सुख दुख बांट सकें। इसी कारण इस विवाह नाम की संस्था का जन्म हुआ। केवल शारीरिक संबंधों के लिए बने रिश्ते स्थायी नहीं होते, जैसे कि पश्चिमी देशों या इस्लाम धर्म में होता है। इसलिए भारत में विवाह को एक धार्मिक यज्ञ, कर्तव्य और एक पवित्र ईश्वरीय बंधन माना जाता रहा है। इसे एक धार्मिक रूप दिया गया है और पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया है। तो अब हम समझ गए हैं कि विवाह एक संस्था है जिसकी उत्पत्ति के कारण इस प्रकार है: मनुष्य का सामाजिक स्वभाव, जीवन को सुंदर, आनंदमय और पूर्ण बनाने की इच्छा, दुख सुख बांटने के लिए एक साथी की इच्छा और इस संस्था की धार्मिकता व पवित्रता। तो आइए अब नजर डालें भारत में विवाह के इतिहास पर। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का द्वार विवाह ही है। भारत में सबसे पहले स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में नियम महर्षि उद्दलक के पुत्र श्वेतकेतु ने बनाए। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। वेस्टरमार्क की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज व श्रीमती एम पॉल की पुस्तक मैरिज पास्ट एंड प्रेजेंट में यही पढ़ने को मिलता है कि पाश्चात्य जगत व भारतवर्ष में स्त्री पुरुष के संबंध सदा से समाज द्वारा नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड रहे हैं। यानी शायद प्री हिस्टोरिक पीरियड में आर्यों में ये संबंध स्वच्छंद रहे हों। ऋग्वैदिक युग में ही विवाह एक सुव्यवस्थित प्रथा यानी एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में विकसित था। विवाह के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, धर्म पालन। यह विवाह का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसीलिए पत्नी को सहधर्मिणी कहते हैं।
पनिनी कहते हैं पत्युनो यज्ञ संयोगे, यानी पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार मिलने के कारण ही स्त्री को पत्नी की संज्ञा दी गई। यह भी कहा गया है कि पत्नी हीन यानी बिना पत्नी के व्यक्ति यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। दूसरा, प्रजोत्पत्ति। प्रजोत्पत्ति का अर्थ है संतान की उत्पत्ति। प्रत्येक मनुष्य की मूल इच्छा होती है निरंतर बढ़ने की व अमर रहने की। अपनी इसी इच्छा को वो संतान उत्पन्न करके पूरा करता है, जो कि विवाह के बाद ही संभव है। ऋग्वेद में तो कुछ मंत्रों में 10 पुत्रों के लिए प्रार्थना की गई है। तीसरा, रति सुख। मनुष्य की स्वाभाविक शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति व उन्हें संयम व मर्यादा में रखना विवाह का अंतिम मुख्य उद्देश्य है। आज के युग में इसको विवाह में बहुत इम्पोर्टेंस दिए जाने के कारण संबंध उतने मजबूत नहीं होते व जल्दी ही टूट जाते हैं। यानी विवाह के प्रमुख उद्देश्य हैं धर्म पालन, प्रजोत्पत्ति व रति सुख। विवाह के तत्व यानी फैक्टर्स ऑफ मैरिज। इससे पहले कि एक स्त्री और एक पुरुष के बीच विवाह संबंध स्थापित हो, उन्हें व उनके परिवार वालों को कुछ बातों पर ध्यान देना होता है। जैसे पहला, आयु। ऋग्वैदिक युग में विवाह युवावस्था में ही होते थे। पूर्व मध्य युग तक बाल विवाह का प्रचलन हो गया था। धर्म सूत्रों व स्मृति ग्रंथों में भी इनका समर्थन किया गया है। बाल विवाह प्रथा एक अभिशाप थी व कई समाज सुधारकों के प्रयास से 19वीं शताब्दी में भारत सरकार ने शारदा एक्ट द्वारा इसको नियंत्रित कर दिया। फिर भी कुछ जातियों जैसे संथाल, मुंडा व ओराव में बाल विवाह आज भी प्रचलित हैं। दूसरा, संख्या। ऋग्वैदिक युग में पुरुष ज्यादातर एक ही विवाह करते थे, पर राजाओं व धनी लोगों में बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी। जैसे याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां थी, कात्यायनी व मैत्रेयी। बौद्ध काल में भी बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। जातक कथाओं के अनुसार आम लोग भी एक से अधिक विवाह करते थे, जैसे दक्षिण के नपुंसक ब्राह्मण। पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियों में भी बहुविवाह के उदाहरण मिलते हैं। जैसे अथर्ववेद में सूर्या के अनेक पतियों का उल्लेख है। महाभारत में भी द्रौपदी, जटिला, गौतमी, वाक्षी, माधवी आदि का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि विशेष परिस्थितियों में ही इन्हें स्वीकार किया गया था व सामान्य परिस्थितियों में बहुविवाह को बढ़ावा नहीं दिया जाता था। परवर्ती काल में इस प्रथा का विरोध होता दिखता है व इसे पारिवारिक जीवन को दुखद बनाने वाली प्रथा कहा गया। आज के युग में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से पारित नेटिव मैरिज एक्ट द्वारा बहुविवाह को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। एक पुरुष व एक स्त्री के विवाह को ही आदर्श माना जाता है व पारिवारिक सुख व उच्च नैतिक मूल्यों जैसे बलिदान व संयम का विकास इसी से संभव है। तीसरा, गोत्र। भारतीय परंपरा में सगोत्र विवाह यानी एक ही गोत्र में विवाह करने की मनाही है। सगोत्र का अर्थ है एक ही ऋषि की संतानें। यह इस वजह से किया गया जिससे अलग अलग गोत्रों का संबंध होने से अच्छी संतान उत्पन्न हो। आजकल लोगों को अपना गोत्र वगैरह याद ही नहीं रहता, अतः इस बात की अहमियत कम हो गई है। चौथा, जाति। प्राचीन भारत में अंतर जातीय विवाह भी होते थे और ये 2 प्रकार के होते थे, अनुलोम व प्रतिलोम। अनुलोम विवाह यानी उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की कन्या का विवाह। प्रतिलोम विवाह यानी निम्न वर्ण का पुरुष व उच्च वर्ण की कन्या का विवाह। प्रतिलोम विवाह को धर्म के विरुद्ध माना जाता था, फिर भी ये होते थे।
प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को चारों वर्णों में ना अपनाते हुए अंत्यज, निषाद व चांडाल कहा गया है। 11वीं सदी में अंतर जातीय विवाह की प्रथा लुप्त होने लगी थी, परंतु वर्तमान युग में इसे फिर बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता भी बढ़ती है। 5वां, विच्छेद। अर्थशास्त्र के अनुसार प्राचीन भारत में केवल निम्न वर्णों में तलाक संभव था। गुप्त युग तक उच्च वर्णों में यह संभव नहीं था। प्राचीन धर्म शास्त्रकारों ने पति पत्नी के संबंध को शाश्वत बताते हुए उनमें आपसी सामंजस्य और तालमेल को बढ़ावा दिया, परंतु वर्तमान युग में स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता और जीवन मूल्यों में आए परिवर्तन के कारण आपसी सामंजस्य बिगड़ जाता है और तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार हमने भारतीय विवाह के कुछ पहलुओं को जाना। दोनों स्त्री और पुरुष के बीच संबंध बनते समय कुछ ध्यान रखने वाली बातें इस प्रकार हैं: आयु, संख्या, गोत्र, जाति और विच्छेद। विवाह के प्रकार। वैदिक साहित्य में विवाह के प्रकारों का कहीं वर्णन नहीं है। समाज में प्रचलित विवाहों को वर्ण व नीति के अनुसार धर्म सूत्रकारों ने ही बांटा है। सबसे पहले आश्वलायन ने विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला, ब्राह्म विवाह। इस प्रकार के विवाह को सर्वोत्तम एवं धर्म संगत माना गया है। इसमें कन्या का पिता स्वयं विद्वान व सदाचारी वर चुनता है व वस्त्रों व आभूषणों से सुसज्जित कन्या को उसे सौंपता है। दूसरा, देव विवाह। यज्ञ की विधि करते समय जब ऋषि को वस्त्र व आभूषणों से सुसज्जित कन्या सौंपी जाती है तो उसे देव विवाह कहते हैं, जैसे च्यवन ऋषि व सुकन्या का विवाह। तीसरा, आर्ष विवाह। विवाह के इच्छुक ऋषि से एक गाय व एक बैल या एक बैल का जोड़ा लेकर उसको कन्या विधि पूर्वक प्रदान करना, ये आर्ष विवाह है, जैसे अगस्त्य लोपामुद्रा का विवाह। चौथा, प्रजापत्य विवाह। तुम दोनों मिलकर धर्माचरण करो, यह कहकर जब कन्या का पिता वर की पूजा कर कन्यादान करता था तो उसे प्रजापत्य विवाह कहते थे। पांचवा, आसुर विवाह। कन्या के माता पिता को अत्यधिक धन देकर किया गया विवाह आसुर विवाह कहलाता था, जैसे पांडु माद्री और दशरथ कैकेयी का विवाह। वशिष्ठ ने इसे मानुष विवाह कहा है। छठा, गंधर्व विवाह। वर कन्या के आपसी प्रेम के कारण अपनी इच्छा से किए गए विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं, जैसे दुष्यंत शकुंतला का विवाह। वर्तमान युग में इसे प्रेम विवाह कहते हैं व वात्सायन ने इसे आदर्श विवाह कहा है। सातवां, राक्षस विवाह। कन्या को बलपूर्वक उठा ले जाना व उससे विवाह कर लेने को राक्षस विवाह कहते हैं। गोंडो जनजाति व बिहार के बिरहौलों में आज भी विवाह मंडप से भागने का वधू अभिनय करती है व वर उसका पीछा करता है। आठवां, पैशाच्य विवाह। काम वासना की पूर्ति के लिए कन्या को अपनाए जाने को पैशाच्य विवाह कहते हैं। याज्ञवल्क्य के अनुसार छल कपट से किया गया विवाह भी इसी श्रेणी में आता है। यह विवाह का सबसे असभ्य व बर्बरतापूर्ण स्वरूप है। आदिम युग में पश्चिमोत्तर भारत में यह पिशाच जाति में प्रचलित था। बाद में इसे अमान्य घोषित कर दिया गया। इन 8 प्रकार के विवाह के अलावा स्वयंवर की प्रथा भी पूर्व वैदिक युग में प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल से यह प्रथा और बढ़ी और राज परिवारों में यह अधिक प्रचलित थी। इसे गंधर्व विवाह का एक रूप भी माना जा सकता है। 11वीं शताब्दी तक स्वयंवर विवाह के उदाहरण मिलते हैं।
राक्षस व पैशाच्य आदि विवाह विशेष परिस्थितियों में कन्या की मान्यता व इज्जत बनाए रखने के लिए स्वीकार किए जाते थे। अभी हमने विवाह के विभिन्न प्रकारों को समझ लिया है। आइए उन पर फिर से एक दृष्टि डाल लेते हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच्य विवाह। युग में विवाह का स्वरूप। आज के युग में होने वाले विवाह अधिकतर ब्राह्म व प्रजापत्य श्रेणी में आते हैं। शहरों में सह शिक्षा यानी को एजुकेशन व सह कार्य के कारण गांधर्व विवाह प्रचलित हो रहे हैं। कुछ जातियों जैसे संथाल, उराव व भील आदि में आसुर विवाह अभी भी प्रचलित है। विवाह संबंधी सोच पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के कारण इसमें परिवर्तन आ गया है। इसके मूल्यों व उद्देश्यों को लोग भूलते जा रहे हैं। दहेज की कुप्रथा के कारण भी विवाह एक व्यापार बन गया है। शिक्षा से जन्मे अहंकार के कारण पति पत्नी में आपसी प्रेम व त्याग की भावनाएं कम होती जा रही हैं, जिसके कारण उनका विवाह संबंध प्रभावित होता है। आधुनिक युवक युवतियों को यह समझना होगा कि आदर्श वैवाहिक जीवन के लिए विवेक, सहनशीलता, प्रेम, विश्वास तो मानसिक एवं शारीरिक पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। काम सुख को विवाह का प्रमुख उद्देश्य न बताते हुए वैवाहिक जीवन को सुखमय और समृद्ध यानी हैप्पी एंड प्रॉस्परस बनाने व उत्तम संतान पैदा करके समाज निर्माण में अपना योगदान देना, यह ही विवाह का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि प्राचीन काल में भारतीय समाज के निर्माण हो जाने से जो उद्देश्य प्राप्त हुए वे हैं आध्यात्मिक भावनाओं को बढ़ावा, पुरुषार्थ प्राप्ति द्वारा मानव हित का उद्देश्य, भारतीय संस्कृति को बनाए रखना और सामाजिक संबंधों, स्थितियों और कार्यों को निर्धारित करना। आइए क्लास के शेष भाग में कुछ एक्टिविटी करते हैं। प्राचीन काल में विवाह के धार्मिक एवं सामाजिक कारणों तथा वर्तमान काल में विवाह को किन कारणों ने प्रभावित किया है, इस पर चर्चा कीजिए। और वर्तमान काल के विवाह में जो प्रचलित कुरीतियां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा कीजिए।